हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आज का हमारा पेपर यूपी टेट 2018 के प्राइमरी लेवल का पेपर रहेगा। इससे पहले हमने यूपी टेट के 2019 के दोनों पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल। तो आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, यूपी टेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और भी बहुत प्लेलिस्ट बनी हुई है साइकोलॉजी के क्वेश्चन से संबंधित है। हम बात करें तो एच टेट, रीट और आर टेट के हमने लगभग सभी पेपर वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2000 जो 20 अभी एग्ज़ाम हुई थी जनवरी 2020 में, उसके भी लगभग 500-600 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के सोल्व कर लिए हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, फिर आपको पछताना पड़ेगा एग्ज़ाम के बाद। तो आपको मतलब मेरी ये सलाह है, आप चाहे स्पीड को अपने अनुसार जल्दी जल्दी मतलब कर लें, डबल स्पीड पे आप देख लें, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन देखना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब बात करूं दोस्तों आज की वीडियो की, तो आज हमारा 2018 का प्राइमरी लेवल का पेपर रहेगा। प्राइमरी लेवल के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले हम इस वीडियो में कंसेप्ट वाइज समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको दोस्तों जो भी क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगता है या फिर नहीं आता है, या फिर मैं कहूँ कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक जगह लिख लें। आपको हर एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जो एकदम इजी क्वेश्चन है उसको आप ना लिखें, वरना आपके मतलब माइंड पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यार लगभग 500 क्वेश्चन हो गए, 1000 क्वेश्चन हो गए। इसलिए आप वही क्वेश्चन लिखें जो आपको नहीं आता है, या फिर आपको मतलब थोड़ा टफ लग रहा है, लैंग्वेज है वो अटपटी लग रही है, तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को लिखें। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 क्वेश्चन होंगे, तो आप उसका आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और आपकी इच्छा है आप इस वीडियो को भी मतलब 2-3 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है आप कैसे भी करें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, 2018 का प्रथम पारी का पेपर है, मतलब प्राइमरी लेवल का ये पेपर है। अब इसमें बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? एल्गोरिज्म, मानसिक वृत्ति, स्वतः शोध और प्रकारात्मक स्थिरता। तो दोस्तों पश्च अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण है वो स्वतः शोध के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वतः शोध। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसका है? रोस का, एबिंगहॉस का, स्किनर और एम एल बिग्गी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है, मतलब इनमें से किसी का भी नहीं है, चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था यूपी बोर्ड के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा थोंडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साचर्यता, स्थानांतरण का नियम और तत्परता का नियम। तो दोस्तों थोंडाई के अधिगम के प्राथमिक नियम नाम दे दूं, या फिर इन्हीं को हम मुख्य नियम भी कहते हैं। तो थोंडाई के अधिगम के जो मुख्य नियम है वो है अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये 3 नियम तो मुख्य नियम है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, ये गौण नियमों में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार, चिंतन, तर्क और अभिप्रेरणा। तो दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या सीआर थ्योरी, तो ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। आपको याद आ रहा होगा सीआर थ्योरी किसने दी थी? तो पावलोव ने दी थी। और अब व्यवहार के अनुकूलन पर बल इसलिए देता है क्योंकि आप सबको पता होगा कि मतलब कुत्ते को इस प्रकार ट्रेन कर दिया गया था कि घंटी बजने पर ही उसके मुंह में वो लार आ जाती थी। तो इस प्रकार ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये अधिगम की विशेषता नहीं होती है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्रार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक संक्रार्य है।
कोग्निटिव ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक संकार्य है। कोलर के अनुसार सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 है वो कंफ्यूज करेगा कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, लेकिन दोस्तों प्रत्यक्षीकरण की बात है वो कोलर नहीं करता है। प्रत्यक्षीकरण से आप समझ गए होंगे, आपको हिंट मिल गया एक वर्ड के अंदर ही, प्रत्यक्षीकरण की बात कौन करता है, बांडुरा करता है। और कोलर है वो पूरी स्थिति को संज्ञान के अनुसार सीखने की बात करता है, कि पूरी परिस्थिति को एक तरफ से फिर सूझ के अनुसार किसी भी चीज़ का समाधान करने की बात करता है कोलर। तो कोलर हो जाएगा सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल राइट है। अब आता है अगला क्वेश्चन। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों समावेशी वाला भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है लगभग हर पेपर में, और मैंने आपको बता दिया कि समावेशी कक्षा हो या कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे सामान्य और विशिष्ट छात्र हैं वो साथ में बैठेंगे और पूरे समय के लिए बैठेंगे, वही समावेशी कक्षा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि सामान्य और विशिष्ट छात्रों की क्लास है वो समावेशी कक्षा होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद वो परिभाषित करता है, पठन दोष, गणना दोष, निरस्ता संबंधी दोष, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद वो परिभाषित करता है, तो इजी क्वेश्चन है गणना दोष, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिस्कैलकुलेलिया। ये देखिए यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा नाम, डिस्कैलकुलेलिया गणना संबंधी दोष होती हैं, जिसमें हम गणित से संबंधित त्रुटियां वो ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव, और संवेदनशीलता। तो दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, संवेदनशीलता। बाकी तो नेगेटिव आप आराम से 3 क्वेश्चन है वो हटा सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है वो अपने आप राइट हो जाएगा। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक हो जाएगा संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेदी। तो कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, ये बात इसमें पूछी गई है, तो हो जाएगा संवेदी, ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। संवेग वो दैहिक भी होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, व्यवहारात्मक होते हैं, लेकिन संवेदी नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। दोस्तों मैं आपको हर पेपर में लगभग मतलब यूपी टेट के हमने आज ये तीसरा पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, और बीएस ब्लूम का जो वर्गीकरण था उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष हो या भावात्मक पक्ष हो या क्रियात्मक पक्ष हो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है, तो संज्ञानात्मक में सबसे पहले आता है ज्ञान, ज्ञान के बाद आता है अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। वो यही 6 क्षेत्र होते हैं संज्ञानात्मक पक्ष के। तो आप 6 क्षेत्रों को याद कर लें, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और लास्ट में आता है मूल्यांकन। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का लास्ट चरण कौन सा है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का लास्ट चरण हो जाएगा मूल्यांकन, और प्रथम चरण हो जाएगा ज्ञान। ये दोनों चीज़ भी मतलब वो आते हैं क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में, और आपको पता भी होगा लास्ट हमने जो पेपर किए हैं उसमें आया भी होगा। तो आप सब चीज़ें वो ध्यान में रखें ताकि आपका क्वेश्चन वो गलत ना हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा स्वेच्छाचारी, ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है स्वेच्छाचारी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, मास्लो, हेजबर्ग, विक्टर ब्रूम और स्किनर है शायद, हाँ ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों विक्टर ब्रूम, ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है। आपको अभिप्रेरणा का एक नया सिद्धांत शायद देखने को मिला है, तो आप जरूर याद रखें, शायद ऐसा क्वेश्चन भी आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि एक आध नए क्वेश्चन है वो
डेफिनेटली एग्जामिनर देता है। तो ये मेरे हिसाब से नया क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसने दिया है, विक्टर ब्रूम ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, सामाजिक अंतः क्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिक और व्यवहार परिमार्जन। तो दोस्तों अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल आप सबको पता होगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, लगभग एक पेपर को छोड़ के दूसरे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक हैं डेविड आशुबेल। अब यहाँ पे पूछा है कि किस परिवार से संबंधित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। कोषों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, रेखीय अभिक्रम, साखीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, और तैयारी और अर्जन। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, और निगमन से आगमन की ओर। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आपके साइकोलॉजी में आए या फिर शिक्षण वीडियो में आए। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निगमन से आगमन की ओर। ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता, आगमन विधि और निगमन विधि दो अलग अलग विधियाँ हैं, निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है शिक्षण, प्रतिपुष्टि, प्रस्तावना और योजना बनाना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है, यहाँ पे हो जाएगा योजना बनाना, प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड वो बिल्कुल राइट है, प्लानिंग करना, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण और पृथक्करण। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि आप सबको पता होगा कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, ये से क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम ज्ञान के अंदर तो ये सीखते हैं कि किसी भी चीज़ को याद कर लेना, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान आपको याद आ रहा होगा, ऐसे कौशल आते हैं। तो ज्ञान कौशल के अंदर हम किसी भी चीज़ या परिभाषा को ऐसा का ऐसा रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो तो होता है ज्ञान स्तर। अब इसमें पूछा है कि अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अन्वेषण करना, ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अन्वेषण। अनुप्रयोग अपने आप में एक स्तर होता है, अनुप्रयोग स्तर, और तुलना और पृथक्करण भी दोस्तों अपने आप में एक अलग होते हैं जो कौशल में आते हैं। अब अवबोध स्तर की यहाँ पे बात हुई है तो अवबोध स्तर में हो जाएगा अन्वेषण करना, ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, इसमें एक कथन है, जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें से सही उत्तर वो चुनना है, ए और बी या बी और सी या फिर ए और सी, या उपयुक्त जो तीनों कथन है वो ही सत्य हैं। तो इसमें बात की गई है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण। अब दोस्तों विकेंद्रीकरण क्या होता है, पहले तो आप ये समझो कि विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्तियाँ वो एक ही आदमी के न रहकर सभी आदमियों में बराबर बराबर बांट दी जाएं। जैसे स्कूल में एक मान लीजिए प्रधानाध्यापक होता है, वो अपनी शक्तियाँ जैसे उसके पास जो जो भी शक्तियाँ होती हैं वो बराबर बराबर सभी अध्यापकों में बांट दे, तो ये होता है शिक्षा का विकेंद्रीकरण, की एक विद्यालय में विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, शक्तियाँ वो सभी के हाथ में, एक ही आदमी के मुट्ठी में नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी सभी कथन वो बिल्कुल राइट है, कि जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना, या फिर प्रत्यक्षण संवेदना। तो एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि संवेदना, क्योंकि किसी ने उसको आवाज़ लगाई है तो ध्वनि के माध्यम से संवेदना, मतलब ध्वनि संवेदना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पेजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल या 5 से 8 साल। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है। पेजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसको नाम है, तो ये हो जाएगी 2 से 7 साल। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सबको पता है कि प्याजे ने विकास से संबंधित 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे हमको प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछी है, तो ये हो जाएगा 2 से 7 साल। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो मतलब बाद की बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के एकदम लास्ट स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ और काल्पनिक भयों का अंत। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिट में भी। तो ये पूछा है कि बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि भविष्य की योजना की सूझबूझ है वो लगभग हम ये मान के चलें कि मध्य किशोरावस्था की अवस्था होती है जिसमें भविष्य की योजना की सूझबूझ है वो करने लग जाता है बालक। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था या बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की ये विशेषता है वो नहीं होती है, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? बिन्ने, पावलोव, मोस्लो और चोम्स्की। तो दोस्तों भाषा विकास से संबंधित है चोम्स्की। ऑप्शन नंबर सेकंड वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। भाषा विकास का सिद्धांत है वो चोम्स्की ने दिया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम और स्थान अधिगम। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? और इजी क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं कि एकदम से आसान सा क्वेश्चन है अधिगम वाले टॉपिक से। तो अधिगम का प्रयास और भूल का सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो गिरोह अवस्था मतलब बच्चे हैं वो झुंड बना के रहते हैं, गिरोह में रहते हैं। तो दोस्तों ये भी आसान मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये। गिरोह अवस्था आप सबको पता है कि बाल्यावस्था को कहते हैं, तो ये 8 से 10 वर्ष हो जाएगी और सामाजिकरण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल पूछ लिया कि संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो प्याजे के अनुसार तीसरी अवस्था हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सेकंड वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु वर्ग होती है 7 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा और विषय वस्तु का स्वरूप। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं हम। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु का स्वरूप, क्योंकि प्रेरणा भी देती है योगदान, रुचि भी देती है और अधिगम की इच्छा तो देती ही देती है। तो विषय वस्तु का स्वरूप है वो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार और आक्रामकता की आवश्यकता। तो दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सहायतापरक व्यवहार। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है, सहायतापरक व्यवहार। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।